हमारे पास कुल कंसल्टेशन का 55% इसी बात का होता है कि मेरा ये कागजात पढ़कर देखिए, मेरी ये चैट हिस्ट्री पढ़कर देखिए, मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए कि मेरे खिलाफ रेप का, मर्डर का, चीटिंग का या दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया गया है और वह क्वैश हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारे क्लाइंट्स हमारे सामने अनेकों अकाउंट बुक्स, खाते, बिल, लंबी चैट हिस्ट्री और वीडियो रिकॉर्डिंग लाकर रख देते हैं कि हमारे केसेस को देखिए और बताइए कि इसको कैसे क्वैश करवाया जाए। मेरे खिलाफ ये झूठा केस आ गया है, इसको क्वैश करवाया जाना है। लगता है कि किसी के मन में यह विश्वास डाल दिया गया है कि जो भी केस झूठा है, जिसमें आरोप झूठा है, वे सभी केसेस क्वैश करवाए जा सकते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हर झूठे आरोप के केस को आप क्वैश करवा सकते हो। यदि हम मना करें कि नहीं, यह तो ट्रायल का मामला है, तो उनको लगता है कि यह वकील तो बिना फीस दिए ही कहीं से LLB की डिग्री खरीद कर ले आया है। दूसरे लोग तो कह रहे हैं कि क्वैश करवा देंगे और वह उन वकीलों के पास चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज का फैसला ऐसा दिया है जैसे कि हमारे उन्हीं क्लाइंट्स को समझा रहा हो कि आओ, आपको बार बार बताते हैं, आज एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से केसेस को क्वैश करवाया जा सकता है और कौन कौन से केसेस को नहीं करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही समझाया हो ऐसा लगता है कि अपने आप को बर्बाद ना करो, अपने पैसे ना गंवाओ, हम आपको दोबारा एक बार फिर A to Z समझा देते हैं। वही आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक छोटे ठेकेदार सब कॉन्ट्रैक्टर ने ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC लगाकर सेक्शन 384, 389, 406, 420 रेड विद 34 और 120B IPC के एक FIR दर्ज करवा दी। यह FIR 2/4/2019 के ऑर्डर के तहत हुई। इस केस में दो मुख्य आरोप थे। पहला तो यह कि ठेकेदार ने छोटे ठेकेदार का पूरा पैसा जो बनता था वह नहीं दिया था, और दूसरा यह था कि इस बड़े ठेकेदार ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनेक फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। तो इस बड़े ठेकेदार के ऊपर इसकी बाबत कार्रवाई भी करवाने जाने की मांग थी। जैसा कि आमतौर से होता है और कारण हम सभी जानते हैं, पुलिस ने इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मजिस्ट्रेट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। पुलिस ने दोबारा से क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, तो मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट लगी होने के बावजूद उसका कॉग्निजेंस लेकर आरोपी ठेकेदारों को 31 जनवरी 2022 को समन जारी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर में लिखा कि हालांकि कंप्लेनेंट ने भी फर्जीवाड़ा किया लगता है, लेकिन ठेकेदारी वाली काम से केवल आरोपी ठेकेदार को लाभ हुआ था। शेष बातों का पता ट्रायल के दौरान एविडेंस के रिकॉर्ड पर आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए ट्रायल शुरू किया जाता है और इन आरोपियों को बुलाया जाए। जैसे ही आरोपी ठेकेदारों को इस बात का पता लगा, उन्होंने इस समनिंग ऑर्डर की क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट में अपनी गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने पुलिस आईओ के द्वारा लिखी गई केस डायरीज का विश्लेषण किया और पाया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC डालने वाले छोटे ठेकेदार ने भी कुछ फर्जी कागजातों का सहारा लिया था। उसने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत रूप से लगाया था। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिनांक 5/12/2023 के द्वारा मजिस्ट्रेट के समनिंग ऑर्डर को क्वैश करके आरोपियों को मुक्त कर दिया। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है। फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं, आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है। आज के केस का नाम है धर्मवीर कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 1500 ऑफ 2024 में फाइल की गई थी, जिसे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 6 अगस्त 2024 को, यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को देखा। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को क्वैश करवाते समय हाई कोर्ट ने उन कानूनी कामों को भी किया जो उसके लिए थे ही नहीं, अर्थात यह ऑर्डर विदाउट जुरिसडिक्शन पास किया गया ऑर्डर है। आरोपी ठेकेदार का दोष, जिस पर फर्जीवाड़े का आरोप है, केवल ट्रायल के दौरान गुण दोष के आधार पर ही परखा जा सकता था। अभी की समनिंग के समय की इस प्रारंभिक अवस्था में खासतौर से एलिगेशन और उस पर किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुपस्थिति में किसी भी बयान की सत्यता को नहीं जांचा जा सकता है। किसी भी बात की सच्चाई को परखने के लिए पार्टीज का बयान और उस बयान का क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो समनिंग की स्टेज है। तो ऐसे समय पर जब अभी एविडेंस होना बाकी है, हाई कोर्ट के द्वारा बातों के प्रमाण निकाले जाने, यह कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां तक समनिंग ऑर्डर की बात है, मजिस्ट्रेट ने उसमें स्वयं भी लिखा है और बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि आरोपी ठेकेदार के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया केस बनता है। इस स्टेज पर इससे ज्यादा बात न तो कानून में स्वीकृत है और न ही उसकी जरूरत है। यहाँ मजिस्ट्रेट के इस सामान्य जुडिशियल विश्वास से ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि आरोपी ठेकेदार के खिलाफ सम्मन जारी करने के लायक एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसमें आरोपी पूर्णतः दोषी है या नहीं है, यह बात एविडेंस की समाप्ति पर तथा उसके आकलन के बाद ही देखी जा सकेगी। उसके लिए ट्रायल की समाप्ति तक प्रतीक्षा करनी होगी। केस की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जब सिवाय कंप्लेंट के कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं, तो हाई कोर्ट के द्वारा केस की मेरिट पर अंतिम व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए थी। यह नहीं देखा जाना चाहिए था कि आरोपी ठेकेदार इस एविडेंस के आधार पर दोषी साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह अंतिम व्याख्या तो जजमेंट के समय पर ही दी जा सकती है, उससे पहले नहीं दी जा सकती। इस समनिंग ऑर्डर की स्टेज पर यह कहना कि कंप्लेनेंट ने भी गलत कागजों का सहारा लेकर छोटी ठेकेदारी ली थी, सब कॉन्ट्रैक्टरशिप ली थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही बराबर के दोषी हैं, यह हाईकोर्ट के द्वारा शुरू की गई एक गलत परंपरा है। दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनाया जा सकता है। कंप्लेनेंट की गलती के आधार पर आरोपी की गलती को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दिया और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को बहाल करके आरोपी को ट्रायल भुगतने के लिए भेज दिया। इस केस को समझने के बाद अब हम कुछ आपकी परिस्थितियों पर भी विचार करते हैं जो रोजाना आपके और हमारे सामने आती हैं। पहला सवाल है कि मैं मर्डर के समय 1500 किलोमीटर दूर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, जबकि एफआईआर में मेरा नाम मारने वालों में लिखवा दिया गया है। क्या मेरा केस क्वैश हो सकता है? और हमारा जवाब है नहीं, यह क्वैशिंग वाला केस नहीं है। इसमें आपका एक फैक्ट कि मैं कॉलेज में था और दूसरा फैक्ट कंप्लेनेंट का फैक्ट है कि आप मौका पर थे। दो फैक्ट्स के विवाद में क्वैशिंग नहीं होती है। या तो पुलिस आईओ आपको चार्जशीट से बाहर कर दे, अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बाहर कर दे, या फिर आपको पूरा ट्रायल भुगत कर तभी बरी होना होगा। सवाल है कि मेरे खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पास पूरा हिसाब किताब मैं ऑडिट के मौजूद है। क्या मेरा केस क्वैश हो जाएगा? जवाब है कि यहां भी दो प्रकार के एविडेंस का तुलनात्मक आकलन है। एक आपका एविडेंस है, एक प्रोसिक्यूटर का एविडेंस है। कौन एविडेंस सही है और कौन एविडेंस गलत है, यह ट्रायल में तय होता है। जिस भी केस में एविडेंस की तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होगी, वहां पर ट्रायल ही उचित तरीका होता है। जिस केस में भी क्वेश्चन किया जाता है, उसमें एविडेंस को कभी नहीं देखा जाता है, ना एविडेंस की परख की जाती है। अगला सवाल है कि मेरे केस में चार्जशीट पर कुछ भी एविडेंस नहीं है, तो क्या मेरा केस क्वैश किया जा सकता है? जवाब है कि जहां जिस केस में एविडेंस देखने की जरूरत लगे वहां क्वैशिंग नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि नो एविडेंस वाले मामलों में डिस्चार्ज की एक संभावना हो सकती है। डिस्चार्ज पर हमारे चैनल पर पहले से अनेक वीडियो मौजूद हैं, हम लोग एक नई वीडियो भी इस पर ला सकते हैं। डिस्चार्ज वाले केसेस में कोर्ट द्वारा प्रोसिक्यूशन एविडेंस तथा आरोपी के आर्ग्यूमेंट्स का आकलन करके चार्ज और डिस्चार्ज का फैसला किया जा सकता है। इस प्रकार से इन सब बातों को समझकर अपने केस में क्वैशिंग, डिस्चार्ज
या ट्रायल द्वारा एक्विटल का निर्णय आप कर सकते हैं। अपने केसेस में गुमराह होने के बजाय सोच विचार कर अपने अगले कदम का निर्णय करें, वरना तो ये लुटेरे लोग आपको आपके केस की शुरुआत में ही इतना लूट खाएंगे कि मुकदमे की अगले स्टेजेस में जब वकीलों और कोर्ट के खर्चे के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी तो इस लूट के कारण आप अपना खर्च वहन कर पाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। उस हालात से बचें, जिम्मेदारी पूर्वक अपना निर्णय लें और चुनाव करें। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।